Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, welcome back in another lecture of thermodynamics. आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि थर्मोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिगार्डिंग व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वो कितने किस्म के होते हैं, और हमने उनकी क्लासिफिकेशन भी की थी। और आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे वेरियस टर्म्स जो है वो इन्वॉल्व जो होती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में, उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता के रखा है कि जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हम यूजुअली जो चीज़ें पढ़ते हैं वो होती है बेटा इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स होते हैं हम उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हमने ओपन सिस्टम बोला था, क्लोज्ड सिस्टम भी बोला था, और लास्ट में हमने आइसोलेटेड सिस्टम भी बोला था। इसके अलावा जो हमारे पास सिस्टम होता है बेटा, वो सिस्टम हम फिर से 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा। एक को हम बोलते हैं बेटा होमोजीनियस सिस्टम, और दूसरे को हम बोल सकते हैं बेटा हेटेरोजीनियस सिस्टम। सो यहाँ पर भी हमने जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं हम उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। On the basis of composition of system, we can divide the systems into 2 classes. एक को हम homogeneous system भी कहते हैं और दूसरे को हम heterogeneous system कहते हैं। homogeneous system की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि यह इसमें जो composition होता है बेटा, composition of the system is uniform throughout. composition जो होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि जिस स्टेट में पहले स्टेट में जो सिस्टम था, जिस कंपोजिशन में था, फाइनल स्टेज में भी उसी कंपोजिशन में उसी स्टेट में ये सिस्टम रहेगा। सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ होमोजेनियस सिस्टम। हेटेरोजेनियस सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि यहाँ पर कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। What is this non-uniform and this uniform? Suppose मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लूँगा आपके सामने कि हमारे पास एक मिक्सचर है कि इसमें N2 है प्लस H2 है और ये बना देता है NH3। हमारे पास ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में जो तीनों चीज़ें हैं वो गैसोस स्टेट में है, तो यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों जो है जो केमिकल प्रोसेस हो रही है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में है। सो वी कैन से दिस सिस्टम एज अवर बेटा होमोजेनियस सिस्टम। अगर हम बात करेंगे हेटेरोजेनियस सिस्टम की बेटा, तो यहाँ पर जो सिस्टम का कंपोजिशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। सपोज आपका एक सिस्टम ऐसा मैं दे रहा हूँ बेटा, इसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, इसको आप डिसोसिएट करवा रहे हो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये आपका सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है और ये आपका गैस है बेटा। तो यहाँ पर जो सिस्टम के अंदर जो सबस्टेंसेस प्रेजेंट है वो नॉन यूनिफॉर्मिटी में है, यानी कि उनका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है, उनके डिफरेंट स्टेट्स है। तो हम इसको कह सकते हैं हेटेरोजेनियस सिस्टम और इसको हम कह सकते हैं बेटा होमोजेनियस सिस्टम। ओके बेटा, चलिए अब ये सिस्टम की बात हो रही थी तो हमने सिस्टम को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा मैंने बात की है आइसोलेटेड सिस्टम की। और लास्ट में मैंने सिस्टम्स को फिर से 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो मैंने की है इस वक्त ये ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन की है। अगर आपका कंपोजिशन सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्म रह चुका है तो हम उसको कह सकते हैं होमोजेनियस सिस्टम। अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी है कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम की
तो हम उस सिस्टम को कह सकते हैं बेटा हेटेरोजीनियस सिस्टम। अब इसके बाद अगर हमारे पास एक सिस्टम है बेटा, लेट्स सी नाउ, अगर हमारे पास एक सिस्टम है बेटा जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसमें मैटर प्रेजेंट है बेटा। अब इस मैटर की जो बल्क प्रॉपर्टीज होती है, बल्क प्रॉपर्टीज जो होती है, द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट आर कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो याद रखिएगा बेटा आप लोग कि जो हम प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स में पढ़ते हैं जो कि बल्क प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम बेटा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। सो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में बी डिफाइंड एज द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। सो हम उसको कह सकते हैं व्हाट बेटा, दोज आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब इन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम डिवाइड कर लेते हैं बेटा दो हिस्सों में। एक को हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरे को हम बोलते हैं बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। सो यू कैन सिंपली से जो आपके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, वो आप डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में। ये जो डिवीजन होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ मैटर किया जाता है कि आप कह सकते हैं कि कौन है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और कौन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, याद रखिएगा आप लोग, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ये वो प्रॉपर्टीज है, ये वो बल्क प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, या वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है सिस्टम की जो डिपेंड नहीं करती है ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। सो हम उनको बेटा क्या कह सकते हैं, दोज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो हम कह सकते हैं दोज बल्क प्रॉपर्टीज which do not depend upon the quantity of matter those are called as intensive properties। उनको हम intensive properties कहते हैं। सो सिंपल में आप याद रख लीजिएगा, वो प्रॉपर्टीज किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अगर वो डिपेंड नहीं कर रही है किस पे बेटा, ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, सो आप उन प्रॉपर्टीज को क्या कह सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स में आता है टेम्परेचर, आपका प्रेशर आ जाता है और आपका वॉल्यूम आ जाता है, आपका बेटा आ जाता है डेंसिटी आ जाती है, आपकी बेटा इंटरनल एनर्जी आती है, आपका एंथैल्पी आ जाता है, आपकी एंट्रोपी आ जाती है, आपका ईएमएफ आ जाता है सेल का, ईएमएफ ऑफ सेल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो बल्क प्रॉपर्टीज है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, तो हम इन प्रॉपर्टीज को बेटा सिंपली क्या कह सकते हैं, दोज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब बात रह गई बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। ये वो प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करेंगी ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, सो दोज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो दोज प्रॉपर्टीज which depends upon quantity of matter are called as extensive properties। तो हम उनको extensive properties कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ
एग्जाम्पल ले रहा हूं, मोलर हीट कैपेसिटी आपकी एग्जाम्पल है, कैपेसिटी है, आपका मोलर वॉल्यूम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो प्रॉपर्टीज है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, तो हम इनको सिंपली कह सकते हैं दीज आर व्हाट बेटा, दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा वो क्या है, द रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, द रेशियो ऑफ टू extensive properties, extensive properties, two extensive properties are intensive। ये बात याद रख लीजिएगा आप लोग कि अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बेटा क्या करेंगे, आप उनका रेशो निकालेंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाता है बेटा व्हाट, वो बन जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा बेटा, अगर आप मास ले रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम से, तो दोनों जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सटेंसिव है। तो यहां पर एक और आएगा दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। ये डेंसिटी जो है, ये डेंसिटी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये दो प्रॉपर्टी जो है दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सिंपली आप याद रख सकते हैं बेटा कि अगर आपके पास दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी और उनको आप डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां पे जो प्रॉपर्टीज आपको मिल रही है वो प्रॉपर्टी आपको प्रोबेबली कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, वो आपकी बन जाती है बेटा व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यूजुअली मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं बेटा, यूजुअली जो मोलर प्रॉपर्टीज होती है, मोलर प्रॉपर्टीज जो होती है, दोज आर ऑलवेज व्हाट बेटा, मोलर प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा, ओके। सो वी कैन सिंपली से कि वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करेंगी ऑन द, which do not depend upon the quantity of matter, so those are called intensive properties, and those which depend upon the quantity of matter, those are called extensive properties। okay, चलिए अब ये जो प्रॉपर्टीज है इसके बाद हमारे को यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और उनकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, एंड दोज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ओके बेटा, चलिए वी आर गोइंग फॉर अनदर टर्म हियर टुडे दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ओके, चलिए अब देखते हैं व्हाट आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। thermodynamic variables, what are thermodynamic variables? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज होती है जिनसे आप स्टेट ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो वी कैन सिंपली से दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can express the state of the system, उनको हम कहते हैं बेटा those are called thermodynamic variables। so याद रखिएगा वो वेरिएबल्स या वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेरी होती है और जिनकी वजह से हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, स्टेट ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स।
ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं बेटा, ये आपके पास P होता है, V होता है, T होता है और एंथैल्पी होता है और H होता है. So there are four thermodynamic variables in order to explain or in order to express the thermodynamic state of the system. थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए आप इन चार चीजों का सहारा ले सकते हैं और इन चार वेरिएबल्स का सहारा ले सकते हैं. And these are called what beta thermodynamic variables. Okay, ये जो thermodynamic variables होते हैं, ये आपके पास जो thermodynamic variables होते हैं, इनकी वजह से आप state of system को explain अच्छी तरह से कर सकते हैं. Okay, अब इसके बाद अब ये जो thermodynamic variables को जब हमने सीख ही लिया तो उसके बाद हमारे पास जो next term आ जाती है अब, that are called thermodynamic processes. Thermodynamic processes. So the next term is thermodynamic processes. What are thermodynamic processes? Process is simply the change of the state of the system with respect to time. अगर टाइम के साथ साथ आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी हालत को चेंज कर रहा है, so that will be called as a thermodynamic process. So हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे, the change of state of system with respect to time are called as thermodynamic processes. तो उनको हम बेटा कहते हैं thermodynamic processes. So अगर आपसे कोई पूछे कि ये thermodynamic processes होती क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम है, सपोज ये सिस्टम है, इसका प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम V1 है, और कुछ देर के बाद ये चला गया दूसरी स्टेट पे जहाँ पर प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है. सो हम कह सकते हैं दिस हैज अंडरगॉन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. सो हम कह सकते हैं द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. अब जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो होती है बेटा, वो बहुत सारी टाइप्स की होती है और वो उन टाइप्स को हम यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. ओके बेटा, चलिए देखिएगा. अब जो आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती है वो हम कैटेगराइज करते हैं, यानी कि डिवाइड कर लेते हैं बहुत सारे हिस्सों में. और सबसे पहली प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस. What is this isothermal process? As the name suggests here, iso means same, and therm means temperature. So आप इसको यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या चेंज इन टेम्परेचर 0 के बराबर होगा, so that will be called as isothermal process. So हम कह सकते हैं those thermodynamic processes which are achieved at constant temperature is called as isothermal process. इसको हम isothermal process कहते हैं. सिंपल स्पीकिंग में अगर हम कहें कि वो प्रोसेस जो हम अटेन कर सकेंगे जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सो सच टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस
will be simply called as isothermal process. Okay बेटा, अब isothermal process में जो T होता है वो आपका constant रहता है, और जो डेल्टा T होता है यानी कि चेंज इन टेम्परेचर होता है वो जीरो होता है. दिस इज द कंडीशन फॉर isothermal process. And such processes are achieved at what beta are achieved on thermostats, जिसको आप वाटर बाथ कहते हैं. तो वाटर बाथ्स पे आप इनको अटेन कर सकते हैं यानी कि जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. ओके, अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाएंगे तो मैं कहूंगा आपको बेटा, इधर देखिए बेटा, सिंपली मैं कहूंगा अगर आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम का प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बेटा T है. अब ये अपनी हालत को चेंज कर रहा है तो इसकी वजह से बेटा क्या हो रहा है, इसका प्रेशर चेंज होगा, दैट इज P2, और इसका वॉल्यूम V2 बन जाएगा और इसका टेम्परेचर T ही रहेगा. So temperature is constant but the other thermodynamics variables are changing. So here we can simply say it will adopt which law? Gases law, Boyle's law. तो Boyle's law के हिसाब से अगर हम इसको दिखाएंगे प्रेशर और वॉल्यूम कर्व में अगर हम दिखाएंगे तो this graph will be, so this will be the graph for what beta isothermal process. So rectangular hyperbola जिसे आप कहते हैं, rectangular हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला, और ये किसके लिए है बेटा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. सो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप सिंपली इस ग्राफ को याद रखिएगा तो आपको वो मिलेगा एज व्हाट बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस. सो ये थी पहली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसको हमने नाम रखा है आइसोथर्मल प्रोसेस. अब जो दूसरी प्रोसेस हमारे यहाँ जो थर्मोडायनेमिक्स में होती है तो उसको हम नाम देते हैं आइसोबारिक प्रोसेस. Now the second process, what is that called? That is called beta isobaric process. जैसे कि मैंने नाम यहाँ पे लिखा है आइसोबारिक प्रोसेस. आइसो मीन सेम एंड बार मीन्स प्रेशर. तो आपको अंदाजा होगा बेटा, खुद ही अब अंदाजा होगा आपको कि वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हम अटेन कर सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, बार मीन्स प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अटेन करेंगे सो दैट प्रोसेस विल बी सिंपली कॉल्ड एज व्हाट बेटा आइसोबारिक प्रोसेस. सो मैं कहूंगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, thermodynamic process attained at constant pressure, so that is called as isobaric process. तो इसमें जो P होगा that will be constant और जो डेल्टा P होगा यानी कि चेंज इन प्रेशर होगा वो जीरो होगा. इस बात का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा, जो आपका प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा लेकिन चेंज इन प्रेशर जब स्टेट चेंज हो जाएगी तो उस वक्त प्रेशर डिफरेंस जो होगी वो जीरो के बराबर होगी बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट. ओके, और अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे बेटा, सिंपली इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. तो इट विल बी पैरेलल लाइन टू व्हाट बेटा वॉल्यूम. So pressure is here constant, so this will be isobaric process. So the graph for isobaric process is simply like this, कि जहाँ पर एक आप पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे वॉल्यूम एक्सिस की ओर, यानी कि पैरेलल लाइन टू द वॉल्यूम एक्सिस, तो दैट विल बी एन आइसोबारिक प्रोसेस. ओके, अब जो थर्ड प्रोसेस यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, तो उसको हम कहते हैं बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस. So third process here is isochoric process. What is isochoric process? It is a thermodynamic process. Iso means same and core means beta volume.
सो आप यहाँ पर यहीं से आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो अटेन हो सकती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम उसको कह सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस attained at constant volume, so that will be called as isochoric process। और आइसोकोरिक प्रोसेस में V जो होगा आपका वो आपका कांस्टेंट होगा, और डेल्टा V जो होगा आपका दैट विल बी इक्वल टू जीरो, चेंज इन वॉल्यूम उसका जीरो होगा। अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, अगर आप ग्राफिकली इस प्रोसेस को दिखाना चाहेंगे तो दैट विल बी लाइक दिस लाइन। सो दिस विल बी प्रेशर वॉल्यूम कर्व, और इसमें ये लाइन जो होगी दैट विल बी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, एंड दिस ग्राफ विल बी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसके बाद जो चौथी प्रोसेस हमारे को यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में होती है बेटा, व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जहां पर आपका हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो हीट कंटेंट होगा, हीट कंटेंट जो होगा रिमेन्स कांस्टेंट, हीट कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके बेटा, चलिए अब हम कह सकते हैं कि ये वो प्रोसेस है, दिस इज दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस which is attained at constant where is attained where heat of the system remains constant। इस बात का खास ख्याल रखिए। सो क्यू इसमें कांस्टेंट होगा, और जो डेल्टा क्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इस बात में आप ख्याल रखिएगा, इसमें टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर चेंज, एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो सकता है मगर हीट कंटेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और ये जो चीज है, ये जो प्रोसेस है, ये आप खाली आइसोलेटेड प्रोसेस, आइसोलेटेड सिस्टम में कर सकते हैं। ओके, और इसका जो ग्राफ आएगा बेटा, वो ग्राफ जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस बट लिटिल बिट लाइक दिस, ठीक है। और ये जो ग्राफ होगा इट विल बी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। सो अगर मैं चारों प्रोसेसेस का ग्राफ एक साथ दिखा दूं बेटा, तो इसका ग्राफ जो आएगा वो इस प्रकार के आएंगे, सारे के ग्राफ इस प्रकार के आएंगे। प्रेशर वॉल्यूम ये पॉइंट में मान लूंगा, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, और ये इस तरह। ये आपका आइसोथर्मल, ये आपका एडियाबैटिक, ये आपका आइसोथर्मल, और ये आपका एडियाबैटिक, ये आपका आइसोकोरिक, और ये आपका बेटा होगा आइसोबारिक। सो दीज वर द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और हमने देखा कि हर किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कुछ ना कोई चीज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कांस्टेंट रहता है। अब इसके बाद जो और एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आती है, दो प्रोसेस आती है जिनको हम पढ़ते हैं एज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। और आई होप कि हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसके साथ साथ हम इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे उसमें। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।